नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल मैथ से समाधान में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 8वीं के अध्याय 5 वृत्त और उसके अवयव के संबंध में चीज़ें जानी थी और उसका भाग हमने देखा था। आज उसी अध्याय के भाग 2 और अंतिम भाग को हम देखेंगे। इस वीडियो में हम जिन बातों पे चर्चा करेंगे, जिन बिंदुओं पे चर्चा करेंगे वो इस प्रकार हैं। पहला है वृत्तखंड का कोण और उनके गुण। दूसरा है अर्धवृत्त का कोण। फिर एक ही चाप द्वारा केंद्र व शेष वृत्त पर बने कोणों में संबंध, समान चाप एवं उनके गुण और वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब। इस पर 2 प्रमेय हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले वृत्तखंड का कोण एवं उसके गुण। वृत्तखंड का कोण एवं उसके गुण। पिछले वीडियो में मैंने एक वृत्त के चाप के द्वारा, वृत्त के चाप को हमने, जैसे मान लीजिए वृत्त की परिधि पर 2 बिंदु हैं, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, तो इस भाग को हमने लघु चाप AB कहा था और इसे ही हमने वृत्तखंड भी कहा था। और ये जो बड़ा भाग बचता है इसे हमने दीर्घ चाप कहा था और ये दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। तो वृत्तखंड का कोण से मतलब होता है कि किसी वृत्तखंड अर्थात किसी चाप द्वारा शेष परिधि के किसी बिंदु पर बनाया गया कोण। फिर से मैं बता रहा हूँ, वृत्तखंड का कोण से तात्पर्य है किसी वृत्त के चाप। ये एक वृत्त है, इसके चाप जिसे कि हम क्या कहते हैं, वृत्तखंड भी कहते हैं। इस चाप या वृत्तखंड द्वारा शेष परिधि पर, ये चाप, हमने इस चाप की बात हम कर रहे हैं, तो शेष परिधि अर्थात इस चाप को छोड़कर जो शेष परिधि बचा या उस चाप के संगत जो दीर्घ चाप है उसके किसी बिंदु पर, मान लेते हैं ये बिंदु P है, तो इस बिंदु पर जो कोण बनेगा उसे ही हम क्या कहेंगे, वृत्तखंड का कोण। तो चाप AB द्वारा जो कोण बना हुआ है, शेष वृत्त पर जो कोण बना है उसका क्या नाम है, कोण APB, कोण APB। और इसे ही हम इस चाप या वृत्तखंड का कोण कहेंगे। इसी प्रकार मान लेते हैं कि ये एक चाप या वृत्तखंड हमने लिया और शेष परिधि या दीर्घ वृत्तखंड पर हमने एक बिंदु Q लिया और Q से हम इस वृत्तखंड या चाप के दोनों सिरों को मिला देते हैं, तो एक कोण फिर बना AQB, ये कोण बना। तो कोण AQB भी जो होगा वो वृत्तखंड का कोण कहलाएगा। अर्थात वृत्तखंड के कोण से मतलब है किसी वृत्तखंड या चाप द्वारा शेष वृत्त के शेष परिधि पर या उस संगत वृत्तखंड के दीर्घ वृत्तखंड के किसी भी बिंदु पर जो कोण अंतरित किया जाता है उसे हम उस वृत्तखंड का कोण कहते हैं। इस वृत्तखंड या चाप AB के द्वारा शेष परिधि के 2 बिंदुओं P और Q पर 2 कोण बने हैं, कोण APB और कोण AQB। ये दोनों ही इस वृत्तखंड AB के अर्थात चाप AB के क्या कहलाएंगे, कोण कहलाएंगे। अब हम वृत्तखंड के कोण के गुण देखेंगे। तो वृत्तखंड के कोण से संबंधित 2 गुण हैं हमारे पास। तो वृत्तखंड के कोणों के गुणों में से पहला गुण यह है कि किसी लघु वृत्तखंड अर्थात इसे हम लघु चाप कह लें का कोण न्यून कोण होता है। और न्यून कोण का मतलब क्या, 90 अंश से कम।
और दीर्घ वृत्तखंड या उसे आप कह लीजिए दीर्घ चाप का कोण अधिक कोण होता है, माने 90 अंश से अधिक होता है। ये वृत्तखंड से संबंधित पहला नियम है। आइए इसे समझते हैं। मैंने पहला नियम क्या बताया कि किसी लघु वृत्तखंड अर्थात लघु चाप का कोण अर्थात किसी लघु चाप द्वारा या लघु वृत्तखंड द्वारा शेष परिधि के किसी बिंदु पर जो बना हुआ कोण है। तो हम इस उदाहरण में एक ए बी को हम लघु चाप या लघु वृत्तखंड ले रहे हैं और शेष परिधि पे हम ये बिंदु पहले की तरह मान लेते हैं, पी ले लेते हैं। तो इस लघु चाप द्वारा जो कोण बनेगा वह क्या होगा, हमेशा एक न्यून कोण होगा। कैसा कोण होगा, न्यून कोण होगा। और न्यून कोण का मतलब क्या होता है, एक ऐसा कोण जिसकी अंशीय माप कितनी हो, 90 अंश से कम हो। मूल रूप से कोणों को हम 3 भाग में ही बांटते हैं। एक 90 अंश से कम तो उसे हम न्यून कोण कहते हैं, एक 90 अंश का कोण जिसे हम समकोण कहते हैं, और फिर 90 अंश से अधिक के कोण जिन्हें हम क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। तो किसी लघु चाप का कोण या लघु वृत्तखंड का कोण हमेशा कैसा होगा, न्यून कोण का होगा, अर्थात ये क्या होगा, 90 अंश से कम का होगा। अब उसी में हम देख लेते हैं कि चाहे हम संगत दीर्घ वृत्तखंड देखें अर्थात इसी वृत्तखंड का बचा हुआ जो संगत दीर्घ वृत्तखंड है उसको देखें, या किसी दूसरे उदाहरण में भी देखें, तो जो दीर्घ वृत्तखंड है अर्थात जो दीर्घ चाप है उसका जो कोण होगा वो अधिक कोण होगा। अब इसी चित्र में हम देखें, ये लघु वृत्तखंड था ए बी, तो इस चित्र में दीर्घ वृत्तखंड कौन सा हो जाएगा, ये बड़ा वाला भाग, इधर से ये बड़ा वाला भाग, ये लघु वृत्तखंड हो गया। अब इस लघु वृत्तखंड ए बी के द्वारा जो कोण बनेगा अर्थात माफ़ कीजिएगा दीर्घ वृत्तखंड का जो कोण होगा वो कैसा होगा, इस दीर्घ वृत्तखंड को छोड़कर शेष परिधि के किसी बिंदु पर, मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु Q है, तो उसके द्वारा जो कोण बनेगा तो वो कोण कौन सा हुआ, कोण AQB। इस दीर्घ वृत्तखंड AB के द्वारा बना कोण से तात्पर्य क्या होगा, इस दीर्घ वृत्तखंड AB को छोड़कर जो शेष परिधि बची उसके किसी बिंदु पर बना हुआ कोण। तो उसके लिए हमने यहाँ शेष परिधि पर एक बिंदु Q लिया और इस दीर्घ वृत्तखंड के दोनों सिरों को हमने मिलाया तो हमें मिला कोण AQB। तो ये जो कोण होगा ये हमेशा कैसा होगा, अधिक कोण होगा। कैसा होगा, अधिक कोण होगा। अर्थात ये कोण, इन कोणों की माप कैसे होगी, 90 अंश से अधिक होगी, 90 अंश से अधिक होगी। ये दीर्घ वृत्तखंड जितना बड़ा होगा उतना बड़ा ही इसका क्या होगा, कोण होगा, और ये जितना छोटा होता जाएगा उसका कोण छोटा होता जाएगा। परंतु हर हाल में ये जो दीर्घ वृत्तखंड है उसका जो कोण होगा वो हमेशा कैसा होगा, अधिक कोण होगा। तो लघु वृत्तखंड के द्वारा शेष परिधि पर बना हुआ कोण हमेशा न्यून कोण होगा और दीर्घ वृत्तखंड के द्वारा जो बना हुआ कोण रहेगा शेष परिधि पर वो सदैव कैसा होगा, अधिक कोण होगा। ये पहला नियम था। अब हम यहाँ पर इस बात के निर्धारण के लिए कि किस प्रकार हम प्रथम दृष्टया या देखकर ही जो है समझ जाएंगे कि कोई वृत्तखंड जो है वो लघु वृत्तखंड है या दीर्घ वृत्तखंड है। तो हम इसके लिए पहला तरीका तो ये है कि कोई वृत्तखंड लघु है या दीर्घ है, उसको पहचानने का तरीका क्या हुआ कि यदि हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमें ये दे दिया गया, ये PQ एक वृत्तखंड दे दिया गया।
पहली बात तो ये है कि हम इसको देखकर पहचान सकते हैं। देखिए यहाँ से मैंने व्यास को खींच दिया। मैंने बताया था व्यास एक ऐसी जीवा होती है वृत्त की जो केंद्र से होकर गुजरती है, सबसे बड़ी जीवा। तो ये जो जीवा है ये वृत्त को दो बराबर भागों में, वृत्त की परिधि को दो बराबर भागों में बांटती है। कौन? व्यास। तो ये देखिए ये आधा भाग, अगर मैं इसको ऐसा दिखाऊं तो इस व्यास ने इस वृत्त को, वृत्त की परिधि को दो बराबर भागों में बांटा। ये पहला भाग, और इसे हम कहेंगे अर्धवृत्त। ये पूरे को हम क्या कहेंगे? अर्धवृत्त कहेंगे। ये क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त हो जाएगा। ये भी एक वृत्तखंड है, ये भी एक चाप है, लेकिन इसे क्या नाम दिया गया है? अर्धवृत्त नाम दिया गया है। ठीक है, अब इस वृत्त को पूरा कर देता हूँ। अब इस भाग को अगर मैं मिटा दूँ तो आप देखिए इस व्यास ने इस वृत्त को इस दूसरे अर्धवृत्त में बांट दिया है। तो अब कोई भी वृत्तखंड या चाप जो अर्धवृत्त से छोटा होगा, अर्धवृत्त से कैसा होगा? छोटा होगा, वो लघु वृत्तखंड कहलाएगा। और अगर वो अर्धवृत्त से बड़ा होगा, यहाँ ले लीजिए हमने, ये देखिए अर्धवृत्त यहाँ तक है, हम उससे बड़ा ले लिए वृत्तखंड को, तो ये जो वृत्तखंड होगा ये पी क्यू क्या कहलाएगा? दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। और उसके संगत माने जो बचा हुआ ये वृत्तखंड पी क्यू सीधे क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली लघु वृत्तखंड हो जाएगा। ठीक है, ये एक तरीका हुआ देखने का। दूसरा तरीका जानने का कि कोई वृत्तखंड लघु है या दीर्घ है, हम कैसे देखेंगे कि इस, मान लेते हैं हमको कोई पूछा कि ये पी क्यू जो है ये लघु वृत्तखंड है या दीर्घ वृत्तखंड है। पहला तरीका मैंने बताया, अगर ये अर्धवृत्त से बड़ा है तो दीर्घ वृत्तखंड होगा, और अगर अर्धवृत्त से छोटा है, मान लीजिए यहाँ रहता P और यहाँ रहता Q, तो ये अर्धवृत्त से क्या हो गया? छोटा हो गया। तो ये वाला जो वृत्तखंड होता क्या कहलाता? लघु वृत्तखंड कहलाता। तो दूसरा तरीका क्या है कि इस वृत्तखंड के द्वारा हम शेष परिधि पर, ये शेष परिधि पर कोई भी एक बिंदु ले लेंगे x, और उसके सिरों से मिला देंगे x को, और इस कोण को नाप लेंगे। हम चांदे की सहायता से इस कोण को नाप लेंगे। यदि ये कोण अर्थात उस वृत्तखंड के द्वारा बना हुआ कोण अगर अधिक कोण होगा, अर्थात 90 अंश से अधिक का होगा, तो हमारा जो ये वृत्तखंड है वो कैसा होगा? दीर्घ वृत्तखंड होगा। और अगर इस वृत्तखंड के द्वारा शेष परिधि पर बना हुआ कोण अगर न्यून कोण होगा, कैसा होगा? न्यून कोण होगा, तो हमारा वृत्तखंड कैसा हो जाएगा? लघु वृत्तखंड हो जाएगा। तो ये पहला नियम हुआ वृत्तखंड के कोण से संबंधित कि किसी लघु वृत्तखंड के द्वारा बना हुआ कोण अर्थात शेष परिधि पर बना हुआ कोण न्यून कोण का होता है, न्यून कोण होता है, और दीर्घ वृत्तखंड के द्वारा बना हुआ कोण अर्थात दीर्घ वृत्तखंड के द्वारा शेष परिधि पर बना हुआ कोण अधिक कोण होता है, अर्थात 90 अंश से अधिक का कोण होता है। इससे संबंधित दूसरा गुण है कि एक ही वृत्तखंड द्वारा बने कोण बराबर होते हैं। एक ही वृत्तखंड द्वारा बने कोण बराबर होते हैं, अर्थात एक ही वृत्तखंड द्वारा एक से अधिक जितने भी कोण बनेंगे उन सभी कोणों की माप हमेशा क्या होगी? बराबर होगी। ये वृत्त है, ये वृत्त का क्या हो गया? केंद्र हो गया। हम यहाँ पर एक वृत्तखंड या एक चाप ले रहे हैं AB। आप देखिए ये यहाँ से आप कल्पना कीजिए ये अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त से छोटा है तो ये क्या हो जाएगा? लघु वृत्तखंड होगा। अब मान लेते हैं इस वृत्तखंड के द्वारा 3 कोण बने हुए हैं, तो इस वृत्तखंड के द्वारा कोण कैसे बनेंगे? शेष परिधि पर हम 3 बिंदु ले लेते हैं, ये P, ये Q और ये R। अब P बिंदु से हम इस वृत्तखंड के सिरों को मिला देते हैं, तो इस वृत्तखंड के द्वारा बना हुआ पहला कोण क्या हो जाएगा? कोण A
पी बी, कोण ए पी बी, इस लघु वृत्तखंड के द्वारा बना हुआ कोण ए पी बी। इस कोण का मान कैसा होगा? न्यून कोण होगा। क्यों? क्योंकि हमारा वृत्तखंड कैसा है? लघु वृत्तखंड है, तो इस कोण ए पी बी का मान 90 अंश से कम होगा। चलिए, इसी वृत्तखंड ए बी के द्वारा शेष परिधि के बिंदु Q पर एक कोण बनाते हैं, तो उसके लिए Q को ए बी के सिरों से मिला देते हैं, तो ये एक और कोण बन गया। तो इसी लघु वृत्तखंड ए बी के द्वारा एक दूसरा कोण भी बना ए क्यू बी। अब हम इसी लघु वृत्तखंड के द्वारा परिधि के एक तीसरे बिंदु R पर एक कोण बनाते हैं। उसके लिए R को इस लघु वृत्तखंड के सिरे A और B से क्रमशः जोड़ा, तो ये एक कोण बना, तीसरा कोण, कोण ARB, कोण ARB। इस प्रकार इस लघु वृत्तखंड AB के द्वारा 3 कोण बने हुए हैं, कोण APB, कोण AQB और कोण ARB। तो जो दूसरा प्रमेय है वो ये कहता है कि एक ही वृत्तखंड द्वारा, ये एक ही वृत्तखंड हुआ के द्वारा बने कोण, तो इस वृत्तखंड के द्वारा जितने भी कोण बनेंगे वो आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे, अर्थात इनकी अंशीय माप कैसी होगी? बराबर होगी। तो इस वृत्तखंड AB के द्वारा, इस वृत्तखंड AB के द्वारा कितने कोण बने हैं? ये 3 कोण हमने यहाँ पर बनाए हैं। तो इस प्रमेय के आधार पर, चूंकि ये तीनों कोण एक ही वृत्तखंड के द्वारा बने हुए हैं, इसलिए ये सब आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। ऐसा निशान हमने लगा दिया किसी 2 कोण में, तो उसका मतलब होता है बराबर है। तो इसका मतलब हो गया कोण APB बराबर कोण AQB बराबर कोण ARB, अर्थात इस कोण और इस कोण की माप हमेशा क्या होगी? बराबर होगी। और ये 3 नहीं, ये अनंत बिंदुओं पर अगर हम इस AB वृत्तखंड के द्वारा कोण बनाते जाएं, तो अन्य जो भी कोण बनेंगे वो भी इन कोणों के बराबर ही होंगे। मान लेते हैं यहाँ पर हम एक बिंदु ले लेते हैं X, और ये कोण बना देते हैं इस AB वृत्तखंड के द्वारा बिंदु X पर। तो एक नया कोण बन गया। कौन सा कोण बन गया? कोण AXB। ये कोण भी इन सभी कोणों के बराबर ही होगा, अर्थात कोण AXB भी इनके बराबर होगा। यहाँ पर कोई बिंदु ले लीजिए Y, और Y बिंदु पर इस वृत्तखंड के द्वारा बना हुआ कोण बना दीजिए, कोण AYB। ये भी इन शेष चारों कोणों के क्या होगा? बराबर होगा। इस प्रकार निष्कर्ष है कि किसी एक ही वृत्तखंड द्वारा बने हुए कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब पुस्तक में कई बार ऐसे प्रश्न दिए रहते हैं। पुस्तक की प्रश्नावली में आप देखेंगे तो आपको चित्र के हिसाब से ऐसे प्रश्न दिए रहते हैं, और इन प्रश्नों को बहुत आसानी से हल किया जा सकता है। जैसे इस तरीके से दे देगा आपको AB P Q, इसका मान दे देगा 75 अंश, और आपसे कहेगा कि चित्र को देखकर कोण AQB का मान ज्ञात करो, और साथ ही पूछेगा कि क्यों ऐसा होगा ये भी बताओ। तो आप देखिए कि चित्र में 2 कोण बने हैं, कोण APB ये कोण, और कोण AQB ये कोण। अब इन दोनों कोणों की विशेषता क्या है कि ये दोनों के दोनों कोण इस वृत्तखंड अर्थात इस चाप अर्थात इस लघु वृत्तखंड के द्वारा बने हुए कोण हैं। तो इन दोनों कोण आपस में ये दोनों कोण आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो जब ये 75 अंश का होगा तो ये भी कितने अंश का हो जाएगा? 75 अंश का हो जाएगा। इसलिए कोण AQB बराबर कितना हो जाएगा? 75 अंश हो जाएगा। तो ये एक दूसरा प्रमेय था।
दूसरा गुण था वृत्तखंड के कोण का, इसमें एक गुण और जोड़ लेते हैं तो ये अच्छा हो जाएगा। तीसरा गुण जोड़ लेते हैं कि किसी लघु वृत्तखंड एवं उसके संगत दीर्घ वृत्तखंड, संगत शब्द का सीधा अर्थ समझ सकते हैं उससे जुड़ा हुआ, उससे रिलेटेड, के कोणों का योग सदैव 180 अंश होता है। देखिए, किसी लघु वृत्तखंड एवं उसके संगत दीर्घ वृत्तखंड के कोणों का योग सदैव 180 अंश होता है। ये वृत्त है। अब हम एक लघु वृत्तखंड ले रहे हैं, मान लेते हैं ए और ये बी। तो देखिए, जैसे ही मैंने लघु वृत्तखंड बनाया, ये देखिए जो डॉटेड लाइन से मैं दिखा रहा हूँ, ये उस लघु वृत्तखंड ए बी के संगत क्या तैयार हो गया, दीर्घ वृत्तखंड तैयार हो गया। ठीक है, तो अब इस लघु वृत्तखंड के द्वारा बना कोण, अर्थात इस लघु वृत्तखंड द्वारा शेष परिधि के किसी बिंदु पर बना हुआ कोण, मान लेते हैं बिंदु P है, इस पर ये बना हुआ कोण है, इसका मान लीजिए x है। अब संगत दीर्घ वृत्तखंड, अर्थात इस लघु वृत्तखंड के संगत दीर्घ वृत्तखंड कौन सा हुआ, ये बाहर का AB वृत्तखंड, इसके द्वारा बना कोण, अर्थात जो शेष परिधि बच गई उसके किसी बिंदु, मान लेते हैं ये Q बिंदु है, उस पर बना कोण, अर्थात इस दीर्घ वृत्तखंड के एक सिरे को हम Q से मिलाएं और दूसरे सिरे को भी हम Q से मिलाएं, तो ये दीर्घ वृत्तखंड के द्वारा अंतरित कोण हो जाएगा। तो लघु वृत्तखंड AB द्वारा, लघु वृत्तखंड AB का कोण लिखिए सीधा, बराबर क्या हो गया, कोण APB, कोण APB, और संगत दीर्घ वृत्तखंड AB, ऐसा भी लगा सकते हैं, का कोण, माने इस संगत दीर्घ वृत्तखंड का कोण क्या हुआ, कोण AQB, मान लेते हैं इसका मान y है। तो इन दोनों का योगफल, अर्थात इस कोण का मान और इस कोण का मान का योगफल हमेशा कितना होगा, 180 अंश होगा, अर्थात कोण APB धन कोण AQB बराबर कितना अंश हो जाएगा, 180 अंश, अर्थात यदि APB का मान x हो और AQB कोण का मान y हो, तो x और y मिलकर कितने अंश के होंगे, हमेशा 180 अंश के होंगे, ना तो कम ना ज़्यादा। क्योंकि आप आगे की कक्षाओं में देखेंगे कि ये जो चतुर्भुज बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं एक चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं, चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। एक चक्रीय चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं, और ये जो चक्रीय चतुर्भुज होता है, इसके सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। ऐसा आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे, संपूरक होते हैं। और संपूरक कोण किसे कहते हैं, ऐसे कोण जिनका योग कितने अंश का होता है, 180 अंश का होता है, उन्हें हम संपूरक कोण कहते हैं। तो इसलिए ये एक चक्रीय चतुर्भुज बना। मैं बस बताने के लिए इस पे आपको विशेष ध्यान नहीं देना। एक चक्रीय चतुर्भुज बना, इसके सम्मुख कोण, ये कोण और ये कोण, ये कैसे होंगे, उस नियम के आधार पर संपूरक होंगे, अर्थात कितने अंश होंगे, 180 अंश के। और वही चीज़ मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, ये दोनों कोण यहाँ किस लिए 180 अंश के हम बता रहे हैं, क्योंकि ये कोण और ये कोण कैसे बने हैं, लघु चाप के द्वारा बना हुआ कोण या लघु वृत्तखंड के द्वारा बना हुआ कोण है ये, और उसी लघु वृत्तखंड के संगत दीर्घ वृत्तखंड के द्वारा बना हुआ कोण है क्यों। और जैसा कि हमने यहाँ लिखा है कि किसी लघु वृत्तखंड का कोण और संगत दीर्घ वृत्तखंड के कोणों का योगफल कितने अंश का होता है, 180 अंश का होता है। तो मान लेते हैं कि एक प्रश्न दिया हुआ है, चित्र को देखकर बताइए कि
कोण y का मान कितना होगा। तो इस कोण और इस कोण का योगफल कितना होगा, ये 80 अंश का कोण हुआ और ये दूसरा कोण कितने अंश का है, y अंश का है, दोनों का योगफल कितना हो जाएगा 180 अंश, क्योंकि ये दोनों मिलकर क्या होते हैं 180 अंश के होते हैं। तो इसलिए y का मान कितना हो जाएगा 180 अंश ऋण 80 अंश, कितना आ जाएगा 100 अंश आएगा। ये 100 अंश आया। अब देखिए ये 100 अंश माने ये क्या है, अधिक कोण है। और मैंने बताया था कि दीर्घ वृत्तखंड के द्वारा बना हुआ कोण हमेशा अधिक कोण होगा और लघु वृत्तखंड के द्वारा बना हुआ कोण हमेशा कैसा होगा, न्यून कोण होगा। यहाँ पर भी देखिए ये कैसा कोण है, न्यून कोण है। और दोनों मिलकर कितने अंश के होंगे, 180 अंश के होंगे। तो ये था वृत्तखंड के कोण एवं उनसे संबंधित गुण। अब आगे देखते हैं अर्धवृत्त का कोण। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम किसी वृत्तखंड को 3 तरीके से देख सकते हैं, एक लघु वृत्तखंड, एक दीर्घ वृत्तखंड और एक ऐसा वृत्तखंड होता है जो वृत्त का आधा भाग होता है, उसे ही हम अर्धवृत्त खंड कहते हैं। तो देखते हैं अर्धवृत्त खंड का कोण। चलिए, तो ये हमारा वृत्त है। अब मैंने बताया ये हमारा केंद्र है। हमने एक ऐसी जीवा चुनी जो केंद्र से होकर गुजरती है। ये जीवा क्या कहलाएगी, व्यास कहलाएगी। आप पिछला वीडियो देखिए। और व्यास जो है किसी वृत्त को 2 बराबर, वृत्त की परिधि को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो ये 2 बराबर भागों में व्यास के नीचे 1 बराबर भाग और व्यास के ऊपर 2 बराबर भाग बन गए। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये कहलाएगा अर्धवृत्त। क्या कहलाएगा, अर्धवृत्त, यानी वृत्त का आधा भाग। क्यों होगा, क्योंकि व्यास जो है वृत्त को 2 आधे आधे टुकड़ों में बांटता है। प्रत्येक भाग क्या कहलाता है, अर्धवृत्त। तो ये एक अर्धवृत्त हुआ। और ये जो डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ ये भी क्या हुआ, एक अर्धवृत्त हुआ। लेकिन ये दोनों अर्धवृत्त भी वास्तव में क्या हैं, चाप ही हैं या क्या हैं, वृत्त खंड हैं। लेकिन ये लघु या दीर्घ नहीं है, बल्कि कैसे हैं, अर्ध हैं, माने आधे आधे हैं, ठीक आधे वृत्त के। अब इनके द्वारा बना हुआ कोण, अर्थात किसी अर्धवृत्त के द्वारा बना हुआ कोण, इसका क्या मतलब है, हम इस भाग को लेते हैं, ये अर्धवृत्त है, इसका कोण मतलब शेष परिधि पर, ये शेष परिधि हुई, उसके किसी बिंदु पर बना हुआ कोण। तो बिंदु P लिया हमने शेष परिधि पर और उसको अर्धवृत्त के सिरे बिंदु A और B से हमने मिला दिया। तो ये जो कोण बना, कौन सा कोण, कोण APB, कोण APB, ये वाला कोण, ये कोण कैसा कहलाएगा, अर्धवृत्त का कोण कहलाएगा, अर्धवृत्त का कोण कहलाएगा। और वो अर्धवृत्त क्या है, AB है। क्या है, AB है। तो ये अर्धवृत्त का कोण हुआ। और अर्धवृत्त का कोण जो है वो हमेशा कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। अर्धवृत्त का कोण का मान हमेशा क्या होता है, 90 अंश, या क्या होता है, समकोण होता है। क्यों होता है वो देखते हैं, चलिए। ठीक है, चलिए, ये एक अर्धवृत्त है। ठीक है, अब ये एक अर्धवृत्त है तो मान लेते हैं इसके द्वारा बना हुआ कोण x है। अब इतना ही बड़ा वृत्तखंड ऊपर भी है, तो इसके द्वारा हम बना हुआ कोण लेते हैं। उसके लिए इधर के शेष परिधि पे एक बिंदु ले लेते हैं, मान लेते हैं Q। अब Q को AB के दोनों सिरों से मिला देते हैं। तो ये देखिए, ये एक कोण बन गया, कोण AQB, कोण AQB। ये भी कैसा होगा, एक अर्धवृत्त का कोण होगा। अब ये ऊपर वाला अर्धवृत्त AB की बात हो रही है। ठीक है, इसका मान मान लेते हैं क्या है, y है। तो अभी हमने देखा कि एक ही वृत्त के
ठीक है, एक चाप और उसके संगत चाप। मैं यहाँ लघु चाप और दीर्घ चाप की बात नहीं कर रहा हूँ। ये मैंने एक चाप लिया और उसी के संगत ये वाला चाप हो गया। ठीक है, अगर ये छोटा होता तो पहले भाग को मैं लघु चाप या लघु वृत्तखंड बोलता और बचे भाग को दीर्घ वृत्तखंड बोलता। लेकिन चूंकि यहाँ अर्धवृत्त की बात हो रही है, परंतु ये ए और बी बिंदु इस वृत्त को दो किस में बांट रहे हैं, अर्धवृत्तों में बांट रहे हैं। पहला भाग क्या हुआ, नीचे से ए बी चाप और दूसरा भाग क्या हुआ, ऊपर से ए बी चाप, या ये अर्धवृत्त और ये अर्धवृत्त। अब देखिए कि ये कोण और ये कोण, इन दोनों का मान कितना, ये दोनों मिलकर कितने अंश के होंगे, 180 अंश के। मैंने बताया था अभी कि एक ही चाप ले लें हम, वहाँ पर हमने क्या कहा था, हमने कहा था लघु चाप कहा था, इसके द्वारा बना हुआ कोण। फिर इसी लघु चाप के संगत बना हुआ ये वाला कोण, इसको हमने इस दीर्घ वृत्तखंड या दीर्घ चाप का कोण माना। और ये दोनों मिलकर कितने अंश के होते हैं, ये दोनों मिलकर हमेशा कितने अंश के होते हैं, 180 अंश के। उसी प्रकार यहाँ पर भी इस अर्धवृत्त AB के द्वारा बना कोण का मान x है और उसी के संगत दूसरे अर्धवृत्त से बने हुए कोण का मान y है। तो इन दोनों का मान कितना हो गया, 180 अंश। अब आप देखिए, मैंने वृत्तखंड के कोण के गुण में मैंने बताया था कि समान, अभी आगे मैं और इसको क्लियर कर दूंगा कि अब ये दोनों जो चाप हैं, ये दोनों जो चाप हैं या वृत्तखंड हैं, इनकी माप आपस में क्या है, बराबर है। ये भी अर्धवृत्त है, ये भी अर्धवृत्त है, इनमें कोई भी लघु वृत्तखंड या दीर्घ वृत्तखंड वाली बात नहीं है। माने ये छोटा है ये बड़ा है, या ये छोटा है ये बड़ा नहीं, ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। तो जब समान चाप जो होते हैं, आगे मैं अभी बता देता हूँ उसको, जो समान चाप होते हैं एक ही वृत्त के या अलग अलग वृत्त के, तो ये समान चापों के जो कोण होते हैं, अर्थात इन कोणों के जो इनके द्वारा शेष परिधि पर जो बने हुए कोण होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो आप देखिए कि ये इस अर्धवृत्त के द्वारा बना है और ये इस अर्धवृत्त के बराबर बना है, अर्थात ये कोण x और ये कोण y आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर, क्योंकि ये दोनों कोण जिन चापों के द्वारा बन रहे हैं वो दोनों के दोनों बराबर हैं और कैसे हैं, अर्धवृत्त हैं, तो ये दोनों बराबर हो गए। तो x धन y बराबर 180 अंश का हुआ। अब x और y बराबर हैं तो y के जगह हमने x रख दिया, तो ये 180 अंश। तो 2x बराबर कितना हुआ, 180 अंश, इसलिए x बराबर, ये 2 गुणा हो रहा है, इधर जाके भाग हो जाएगा, 180 अंश बटे 2 कितने अंश का हो जाएगा, 90 अंश का। तो जो अर्धवृत्त का कोण होता है वो हमेशा क्या होता है, 90 अंश का होता है। तो ये हो गया अर्धवृत्त। तो आप ये बात याद रखिए कि समान चापों के द्वारा बने हुए कोण आपस में बराबर होते हैं, अर्थात समान वृत्तखंडों के द्वारा बने हुए कोण आपस में बराबर होते हैं। ये एक वृत्त है, ठीक है। अब ये एक वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त का केंद्र हुआ। हम यहाँ पर 2 वृत्तखंड लेते हैं AB और एक वृत्तखंड लेते हैं CD, और ये मान लेते हैं कि दोनों समान हैं। तो पिछले वीडियो में आप जाकर देखिएगा कि दोनों वृत्तखंड या 2 चाप कब समान होते हैं, जब उनके द्वारा केंद्र पर बने हुए कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात 2 चाप या 2 वृत्तखंड बराबर तब कहलाते हैं जब उनकी अंशीय माप क्या होती है, बराबर होती है। अंशीय माप माने उन चापों द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरिक कोण। तो ये दोनों मान लेते हैं कि एक ही वृत्त के 2 समान वृत्तखंड हैं। अब इस वृत्तखंड के किसी बिंदु P पर बना, इस वृत्तखंड द्वारा शेष परिधि के किसी बिंदु x पर बना हुआ कोण है कोण AXB, और इसी वृत्तखंड CD के द्वारा शेष परिधि के किसी बिंदु
y पर बना हुआ कोण CYD है, CYD है। इस चाप द्वारा बना हुआ कोण या इस वृत्तखंड AB का बना हुआ कोण AXB है और इस वृत्तखंड CD का कोण CYD है। चूंकि ये दोनों वृत्तखंड आपस में कैसे हैं, बराबर हैं, आपस में कैसे हैं, बराबर हैं, इसलिए इन वृत्तखंडों के कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कोण AXB बराबर कोण CYD, और इसी का मैंने उपयोग किया था अर्धवृत्त का कोण 90 अंश का होता है उसको समझाने में। अब एक ही चाप द्वारा केंद्र व शेष वृत्त पर बने कोणों में संबंध। एक ही चाप द्वारा या एक ही वृत्तखंड द्वारा केंद्र, वृत्त के केंद्र व शेष वृत्त पर बने कोण। अब यहाँ तक सीखने के बाद आप समझ गए होंगे कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण क्या होता है और किसी चाप द्वारा शेष वृत्त पर बना कोण। तो किसी चाप द्वारा जो शेष वृत्त पर बना कोण है उसे ही हम क्या कहते हैं, वृत्तखंड का कोण, उस वृत्तखंड का कोण। तो ये बात आप ध्यान रखिए, किसी चाप द्वारा शेष वृत्त पर बना हुआ कोण ही जो है उस वृत्तखंड का कोण कहलाता है। तो हम देखते हैं एक ही चाप द्वारा केंद्र और उसी चाप का जो कोण है अर्थात शेष वृत्त पर जो बना हुआ कोण है उसी चाप द्वारा उनमें क्या संबंध होता है। ये वृत्त है, वृत्त का केंद्र है ये। अब हम एक चाप या वृत्तखंड लेते हैं AB। ये लघु है या दीर्घ है इस पे विचार नहीं करना है, चलो लघु दिख रहा है, ठीक है। अब इस चाप के द्वारा केंद्र पर एक कोण बनाना है, चलिए बना देते हैं। मैं इसको डॉटेड लाइन से दिखा देता हूँ। तो ये केंद्र था O, तो इस चाप AB द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण बराबर क्या हो गया, कोण AAOB, ये वाला कोण। अब इसी चाप द्वारा शेष वृत्त पर बना कोण, यानी इसी चाप द्वारा शेष वृत्त पर बना कोण अर्थात क्या हो जाएगा, इस वृत्तखंड या इस चाप का कोण हम इसे दूसरे नाम से जानते हैं। हम यहाँ पर ले लेते हैं एक बिंदु P। तो ये P को हम A से मिला दिए और इसी P को हम B से मिला दिए। तो देखिए इसी चाप द्वारा अब ये शेष वृत्त पर बना हुआ कोण है P, या इस वृत्तखंड AB का कोण हो गया B। इस वृत्तखंड का कोण हुआ ये AB द्वारा शेष वृत्त पर बना कोण, और इसे हम क्या कहेंगे, वृत्तखंड AB का कोण भी कहेंगे। ये बराबर क्या हो गया, कोण APB, कोण APB। अब हमें इन दोनों कोणों के बीच में संबंध बताना है, इन दोनों कोणों के बीच में संबंध बताना है। तो वो संबंध है कि एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, एक ही चाप द्वारा किसी, ऐसा कीजिए, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा शेष वृत्त पर बने कोण का दुगुना होता है, दुगुना
होता है। तो देखिए, किसी चाप AB के द्वारा केंद्र पर बना कोण कौन सा हो गया? AOB। इस चाप AB द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण क्या हो गया? AOB। यह कोण कैसा होगा? उसी चाप द्वारा शेष वृत्त, इसी चाप द्वारा शेष वृत्त पर बना कोण, अर्थात कौन सा कोण? कोण APB का कैसा होगा? दुगुना होगा। अर्थात ये वाला कोण जो कि केंद्र पर बना कोण है चाप AB के द्वारा, इस कोण का अर्थात जो कि इस चाप द्वारा शेष वृत्त पर बना हुआ कोण है उसका क्या होगा? दुगुना होगा। अर्थात इस कोण का मान ज्ञात करने के लिए हमको इस कोण का दुगुना लेना पड़ेगा। अर्थात यहाँ 2 का गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? कोण AOB बराबर 2 गुणित कोण APB। अर्थात ये वाला जो कोण है वो हमेशा इस कोण का क्या होगा? दुगुना होगा। किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण उसी चाप द्वारा शेष वृत्त पर बने इस कोण का क्या होगा? दुगुना होगा। अर्थात यदि इस कोण का मान 30 अंश है तो इसी चाप के द्वारा बने हुए इस कोण का मान 30 अंश है तो इसी चाप के द्वारा केंद्र पर बने कोण का मान क्या होगा? इसका दुगुना, माने 30 का दुगुना अर्थात 60 अंश होगा। इसको हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं। अभी हमने कहा कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण उसी चाप द्वारा शेष वृत्तखंड पर बने कोण का क्या होता है? इसका दुगुना होता है। इसको हम उल्टा भी बोलेंगे तो सही है कि किसी चाप द्वारा शेष वृत्त पर बना हुआ कोण उसी चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण का क्या होता है? आधा होता है। तो केंद्र पर बना हुआ कोण हमेशा दुगुना होगा अर्थात ये बड़ा रहेगा, और शेष वृत्त पर बना हुआ उसी चाप के द्वारा बना हुआ कोण हमेशा क्या रहेगा? छोटा रहेगा, जो कि केंद्र पर बने हुए उसी चाप के द्वारा कोण का क्या होगा? आधा होगा। तो ये था एक ही चाप द्वारा केंद्र और शेष वृत्त पर बने कोणों के बीच संबंध। हमको ध्यान रखना है कि उस चाप द्वारा केंद्र पर जो कोण बनेगा अर्थात उस चाप की जो अंशीय माप होगी वो उसी चाप द्वारा शेष वृत्त पर बने कोण का क्या होगा? दुगुना होगा। अर्थात हमको किसी चाप की अगर अंशीय माप ज्ञात करना है तो उस चाप का कोण या उस वृत्त खंड का कोण या उस चाप द्वारा शेष वृत्त पर या उस चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण का हम दुगुना कर देंगे तो हमें उस चाप की अंशीय माप क्या हो जाएगी? ज्ञात हो जाएगी। अब आगे है समान चाप और उनके कोण। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया है कि 2 समान चापों के द्वारा जो कोण बनते हैं, 2 या 2 से अधिक समान चापों के द्वारा वो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मैंने अर्धवृत्त को समझाने के बाद ये बात बता दी है, फिर भी एक बार देखते हैं। ये एक वृत्त है, ठीक है। अब इस वृत्त में हम 2 समान चाप ले लेते हैं, A और B और C और D। ये 2 हम बराबर मान ले रहे हैं। और ये बराबर क्यों होंगे? यदि इनके कब होंगे? जब इनके द्वारा केंद्र पर जो बने हुए कोण हैं बराबर होंगे, अर्थात इनके अंशीय माप क्या होगी? बराबर होगी। तो समान चाप हो गए ये दोनों और उनके कोण। तो इनके कोण मतलब शेष परिधि के किन्हीं बिंदुओं पर इनके द्वारा अंतरित कोण। तो इस चाप द्वारा ये शेष परिधि के बिंदु P पर बना हुआ कोण है कोण APB, और इस AB के समान चाप CD द्वारा बना कोण अर्थात इस CD को छोड़कर जो शेष परिधि है उसे किसी बिंदु मान लेते हैं Q है। तो इस चाप CD के द्वारा जो कोण बनेगा वो क्या हो जाएगा? कोण CQD। तो समान चाप और उनके कोण, तो जो समान चाप होते हैं, ये चाप और ये चाप समान है, तो समान चाप द्वारा शेष वृत्त पर बने हुए कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। पहली बात, समान चाप द्वारा बने कोण बराबर होते हैं बराबर होते हैं। अर्थात इन चापों के द्वारा शेष
वृत्त पर जो बने हुए कोण है, इस उदाहरण में AB चाप द्वारा ये कोण APB बना है। इस CD चाप जो कि AB के बराबर है के द्वारा बना कोण CQD है। तो ये कोण APB और दूसरे चाप CD के द्वारा बना हुआ कोण CQD आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। समान चाप द्वारा बने कोण बराबर होते हैं। और दूसरा भाग तो वैसे ही स्पष्ट है, समान चाप द्वारा यदि केंद्र पर बने हुए कोणों की बात करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली बराबर होंगे, क्योंकि चाप तभी समान हुए जब उनके अंशीय माप अर्थात उनके द्वारा केंद्र पर बने हुए कोण आपस में क्या थे? बराबर थे। अब आखिरी बात, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब और इससे संबंधित एक प्रमेय और उस प्रमेय का विलोम हम देखेंगे। किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब और उसके बाद हम इससे संबंधित दो प्रमेय देखेंगे। एक वृत्त है, अब इस वृत्त का ये हुआ केंद्र O। अब हम यहाँ पर एक ले लेते हैं जीवा, जो बोलता गया कर लीजिए। वृत्त का केंद्र, वृत्त बनाया, केंद्र ले लिया, जीवा बोला, जीवा ले लिया। अब केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र से जीवा पर हमने लंब डाला। लंब माने एक ऐसी रेखा, एक रेखाखंड खींचे जो जीवा पर कितने अंश का कोण बनाए? 90 अंश का। ये एक रेखा है या चलिए रेखा है। अब इस रेखा पर लंब डालने का मतलब है किसी बिंदु से एक ऐसी रेखा या रेखाखंड खींच देना जो इसके साथ कितने अंश का कोण बनाए? 90 अंश का। तो इस रेखा पर लंब डालने से मतलब एक ऐसी रेखाखंड या रेखा खींच देना जो इस रेखा के साथ कितने अंश का कोण बनाए? 90 अंश का कोण बनाए। तो हमने केंद्र से इस वृत्त के जीवा AB पर हमने लंब डाला, अर्थात एक ऐसी रेखाखंड खींच दी जो इस जीवा के साथ कितने अंश का कोण बनाएगा? 90 अंश का। तो ये हुआ वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब और इस पे दो प्रमेय है। प्रमेय को बच्चे इस रूप में ले सकते हैं, गणित के ऐसे नियम जिन्हें हम सिद्ध कर सकते हैं। वो क्या होंगे? सिद्ध करने पर वो सही साबित होते हैं, वो प्रमेय कहलाते हैं। तो पहला प्रमेय है, किसी सिद्धांत हैं जिन्हें हम साबित कर सकते हैं। किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित, इसका मतलब है दो बराबर भागों में बांटना। तो किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये है पहला प्रमेय। किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, तो देखिए ये हमने वृत्त बनाया, वृत्त का केंद्र है O और हमने ये जीवा AB ली, तो केंद्र से जीवा पर हमने ये लंब डाला। तो ये जो लंब है वो इस जीवा को क्या करेगा? समद्विभाजित करेगा, अर्थात ये जो लंब है वो इस जीवा को दो बराबर भागों में बांटेगा। अर्थात ये जो लंब है ये मान लेते हैं जीवा को आकर इस M बिंदु पर मिलता है। तो ये जो M बिंदु होगा वो M बिंदु इस जीवा को दो बराबर भागों में बांटेगा, अर्थात क्या हो जाएगा? AM यहाँ से यहाँ तक बराबर MB होगा।
ए एम बराबर क्या होगा, एम बी होगा। अर्थात क्या हुआ, किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, दो समान भागों में बांटता है। ये मान लीजिए यहाँ से ऐसा काट दिया, हम कल्पना कीजिए, तो ये एक भाग मिला ए एम और ये एक भाग मिला एम बी, ये दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। इसी को गणितीय भाषा में बोला गया कि केंद्र से वृत्त की जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, अर्थात दो बराबर भागों में बांटता है। मतलब ये जीवा अब जिस बिंदु पर ये लंब जो है जीवा को आके मिला एम बिंदु पर, यहाँ से ये दो समान भागों में बढ़ गया। पहला भाग हुआ ए एम, दूसरा भाग हुआ एम बी। अब इसका और एक निष्कर्ष क्या है, एम जो है वो जीवा ए बी का क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा। जीवा ए बी का मध्य बिंदु भी हो जाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक बराबर, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक बराबर है, तो ये पूरे का क्या हो गया, ये मध्य बिंदु हुआ ना, क्योंकि यही बिंदु जो है इसे दो बराबर भागों में बांट रहा है या समद्विभाजित कर रहा है। तो ये पहला प्रमेय था और इसका दूसरा भाग इसका विलोम है, उसे भी मैं लिख देता हूँ। प्रमेय एक का विलोम मान लीजिए इसे कि किसी वृत्त के केंद्र व उसके किसी जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा पर लंब होता है। किसी वृत्त के केंद्र और उसके अर्थात उस वृत्त के किसी जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा पर क्या होता है, लंब होता है। देखते हैं क्या होता है। तो ये देखिए ये वृत्त है। अब जो कहा गया है प्रमेय में देखते जाते हैं। वृत्त के केंद्र, ये वृत्त का केंद्र हो गया ओ, उसके अर्थात उस वृत्त के किसी जीवा, हमने एक जीवा ले ली, उसका नाम ए बी दे देते हैं, कोई भी नाम दे दीजिए, ये जीवा ए बी हो गई। तो वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु, अब ये जीवा का मध्य बिंदु मान लेते हैं एम है, ठीक है। तो ये जीवा का मध्य बिंदु क्या है, एम है। तो किसी वृत्त के केंद्र, ये केंद्र और इस जीवा के मध्य बिंदु एम, मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड, ये मिलाने वाला रेखाखंड जीवा पर लंब होता है। अर्थात ये जो रेखाखंड है ये कैसा रेखाखंड है, वृत्त के केंद्र ओ और वृत्त के किसी जीवा ए बी के मध्य बिंदु एम को मिलाने वाला ये रेखाखंड है। तो इस प्रमेय के आधार पे वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा पर, इस जीवा पर क्या होता है, लंब होता है। अर्थात यहाँ कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा। और इसको गणितीय भाषा में लिखते हैं कि ये जो रेखाखंड है ओ एम, ठीक है, ये लंब होगा, ये लंब का चिन्ह है, ये देखिए ऐसा उल्टा टी, लंब का चिन्ह, ठीक है। लंब होगा किसके, जीवा ए बी के लंब होगा। अर्थात वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला ये रेखाखंड ओ एम जीवा ए बी पे क्या होगा, लंब होता है। तो ये था वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, ठीक है। तो इस प्रकार साथियों ये अध्याय पूरा हुआ, इसके अभ्यास शेष रह गए हैं। अभ्यास आप लोग बना कर देखें, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे
कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उस पर छोटे से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। और एक निवेदन है कि आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, लेकिन सब्सक्राइब करने की जो रफ्तार है वो काफ़ी धीमी है। तो यदि मेरे बताई गई बातें यदि आप लोगों को अच्छी लगती हैं तो आप कृपया मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, अच्छा ना लगे तो बेशक आप डिसलाइक कीजिए। और अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, अपने आसपास के बच्चों को भी बताइए। सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये चैनल अब लाइफ टाइम चलता रहेगा। इसमें गणित के मिडिल स्कूल के गणित के साथ साथ मैं आगे की कक्षाओं के भी गणित बनाऊंगा, और आगे मेरी प्लानिंग है कि मैं पीएससी के कक्षाओं के लिए भी जो है वीडियोस डालूंगा। तो आप यदि सब्सक्राइब रहेंगे तो जब भी मैं कोई नए वीडियो डालूंगा वो आपको पता चलेगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक इसे सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।